भारत अपना शिक्षक दिवस जो है मना रहा है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का महत्व और किसी भी देश के निर्माण में, किसी भी देश की तरक्की में शिक्षक और शिक्षक बंधुओं का भाग हमेशा से जो हमारी सभ्यता रही है, सभी सभ्यताओं ने समय के साथ तरक्की की है, विकास किया है और अपने चरम में पहुँचे हैं। इस चरम बिंदु तक पहुँचने का जो महत्वपूर्ण रास्ता है वो शिक्षा है और उस शिक्षा को आगे की तरफ बढ़ाने की भूमिका शिक्षक की है। इन महत्वों को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी देशों में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी होता है। भारत में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति पद, इसके बाद जो है भारत रत्न और भारत की संस्कृति के संवाहक, दार्शनिक, हिंदू धर्म के आस्थावान व्यक्ति और ऐसी तमाम विविध विशेषताओं से युक्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि के अवसर पर भारत में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और जब ये शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है तो ये कई सारे पहलू चर्चा में आए हैं या आते हैं कि भारतीय व्यवस्था में आज शिक्षक की भूमिका, शिक्षा का महत्व, शिक्षा में सुधार की आवश्यकता, जो है उपलब्धियां हासिल हुई हैं और जहां जो कमजोरियां हैं, तो यही सारा विषय है रहता है इस प्रकार से इन दिवसों को मनाने का। जब हम बात करते हैं कि भारत में हमने जो शिक्षक दिवस सरकार के द्वारा घोषित किया गया है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि को जो है शिक्षक दिवस घोषित किया गया है। राधाकृष्णन जो तमिलनाडु राज्य में जिनका जन्म होता है 1888 में और 1975 तक जो है उनका हम जीवन काल देखते हैं। इस बीच में जो है उनकी जो भूमिकाएं रही हैं, उनकी जो विशेषताएं रही हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उन तमाम चीज़ों ने भारतीयों को प्रभावित किया है। और इन तमाम विशेषताओं में हम देखते हैं कि वो भारतीय संस्कृति के एक महान संवाहक रहे हैं। संस्कृति किसी भी देश की, किसी भी समाज की वो सुंदर तस्वीर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानी आवश्यक है, ताकि वो अपने सरोकारों से युक्त रहें, ताकि वो अपनी विशेषताओं से बंधे रहें और वो जो खुशबू उनकी संस्कृति की, उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहे और उसका लाभ होता रहे। राधा कृष्णन एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे और चूंकि उन्होंने भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की भूमिका निभाई, ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी और विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो अपने लेक्चरर के देने के लिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उनको सर की उपाधि भी 1931 में दी गई थी। तो ये ऐसी तमाम बातें उनमें थी। वो एक महान दार्शनिक भी थे, हिंदू विचारक भी थे और विशेषताओं के रूप में जब हम देखते हैं उनकी अद्वितीय जो उनकी सफलता थी, जैसे भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, फिर भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आए। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो 1954 से आरंभ होता है वो उन्हें दिया गया जबकि वो उपराष्ट्रपति पद पर थे और भारत में ये सबसे बड़ा पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों उन्हें ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी मिलता है। इसके अलावा जो है उन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी, यानी
ब्रिटिश साम्राज्य में जो है नाइटहुड की एक उपाधि दी जाती थी, अभी भी दी जाती है। और उसमें सर का इस्तेमाल जो होता था 1931 में इन्हें ये भी दी गई थी। और भारत में उन्होंने लगभग बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में वाइस चांसलर की भूमिका निभाई थी। तो एक तरफ तो एक महान शिक्षाविद थे वो, दूसरी तरफ वो राजनीतिक भूमिकाओं में भी रहे हैं, भारत के राजदूत के रूप में जो है वो कई देशों में जो है रहे हैं। तो ये तमाम खूबियाँ उनको एक महान शिक्षक के रूप में भी स्थापित करती हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही शब्दों में शिक्षक के बारे में उनका क्या कहना था, तो उनका कहना था कि शिक्षकों को देश का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क होना चाहिए। अर्थात किसी भी देश में जो शिक्षक हैं वो सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क वाले होने चाहिए या होने चाहिए, अर्थात उनके अंदर विचार उच्च कोटि के हों, जो भविष्य के लिए जो एक विजन हो वो बेहतर हो, पूरे सामाजिक परिवेक्ष को समझने की क्षमता रखते हों, प्रेरित करने वाले हों और देश को आगे की तरफ ले जाने वाले हों। तो इसीलिए उनकी जो एक परिभाषा थी शिक्षक के लिए वो इस तरह की थी। हम जब इस कड़ी में आगे जाते हैं तो फिर तुलना होना स्वाभाविक है कि प्राचीन समय में भारत के अंदर शिक्षा, शिक्षक और उस व्यवस्था की भूमिका कैसी थी, और वर्तमान में इन्हीं चीज़ों को अगर हम लाते हैं तो इनकी स्थिति क्या थी। तो चूंकि शिक्षक दिवस है तो भारत में जो शिक्षा के आयाम हैं, जो कमियां हैं, जो असफलताएं हैं, सफलताएं हैं, उन तमाम चीज़ों का आंकलन हर स्वरूप में किया जाता है और तब जो है तुलना होनी स्वाभाविक होती है। तो प्राचीन भारत जब हम लेते हैं और आधुनिक भारत के साथ में उसका कंपैरिजन करते हैं तो प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि जो शिक्षक की जो सामाजिक भूमिका थी या शिक्षक का जो एक महत्व था, चाहे वो समाज में हो चाहे फिर जो है सत्ता के समक्ष हो, वो जो भूमिका थी वो निश्चित रूप से या उसका जो महत्व था वो बिल्कुल अलग किस्म का था। अर्थात प्राचीन समय में शिक्षक को बहुत ज़्यादा महत्व हासिल था हमारे समाज में और सत्ता व्यवस्था में भी, अर्थात उस समय के शासक भी शिक्षकों की भूमिका को बिल्कुल जो है बहुत महत्व का मानते थे। और यही कारण होता था कि उस दौर के जो है शिक्षण संस्थानों में या आचार्यों के यहाँ पर जब भी इस प्रकार के राजा शासक लोग जाते थे तो सब कुछ एक तरफ और शिक्षक का महत्व एक तरफ, अर्थात उस दौर में ये जो भूमिका थी निश्चित रूप से आदरणीय थी, महत्वपूर्ण थी। गुरुकुलों की भूमिका हम देख सकते हैं कि उस समय के जो शिक्षण संस्थान थे और उसमें कार्य करने वाले जो शिक्षक थे, उनका जो ध्येय था, उनका जो उद्देश्य था, उनका जो औचित्य था, वो बिल्कुल एक सामाजिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, मानवीय मूल्यों को आधार बनाते हुए और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये संस्थान जो उस समय कार्य की भूमिका में थी। आचार्य अर्थात संस्थान को संचालित करने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल एक महान भूमिका में रहता था। और ये तमाम बातें ये स्पष्ट करती हैं कि उस दौर में जो शिक्षक थे, आचार्य थे, सामाजिक और सत्ता गलियारों में उनकी जो भूमिका थी वो आदरणीय थी, सम्मानीय थी, महत्वपूर्ण थी। और वो जो दर्जा उस दौर के शिक्षकों को, संस्थानों को हासिल था, वो उन्हें एक विशिष्ट अनुभूति देता होगा, एक विशिष्ट संतुष्टि देता होगा और इसीलिए वो अपने कार्यों को उस ढंग से संचालित करते थे। तो ये तो रहा जो है एक प्राचीन स्वरूप में व्यवस्था। ऐसे आज के दौर में भी कई विद्वान हैं जो इस प्रकार का सुझाव सरकारों को देते हैं, संस्थानों को देते हैं, नीति निर्माताओं को देते हैं कि ये भूमिका वापस स्थिर रहनी चाहिए
आनी चाहिए, क्योंकि तभी सामाजिक विकास हो सकेगा, तभी समाज में उस प्रकार की उन्नति, उस प्रकार के आदर्श, उस प्रकार की खूबियां स्थापित हो सकती हैं। क्योंकि किसी भी समाज का विकास, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति का विकास होना है तो शिक्षा आवश्यक रूप से उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, और इस हथियार को उन तक सौंपने की जिम्मेदारी है शिक्षक की। तो उसकी भूमिका उसी परिप्रेक्ष्य की होनी चाहिए। जब हम वर्तमान समय में आते हैं तो शिक्षक का जो महत्व है समाज और सत्ता में, वो उस प्रकार का नहीं है जैसे पहले था। आज अगर एक शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन का हो, किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाता है, अपना विषय रखता है, तो उसे वो सम्मान, वो आदर्श, वो परिप्रेक्ष्य नहीं मिलता है जो हम पीछे अपेक्षा कर रहे थे। अर्थात संस्कारों की बात होती है कि हमारे युवाओं में, हमारे बालकों में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में संस्कार होना चाहिए, और वो संस्कार बोल के नहीं आएगा, वो देख के आएगा, यानी व्यवस्था से आएगा। तो वो चीज़ आज नहीं है। सत्ता में हम ये तुलना नहीं कर सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका किस तरह की है। अर्थात उस भूमिका में बड़ा बदलाव आ चुका है, और वो भूमिका वापस आती है तो निश्चित रूप से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, पूरा समाज, पूरी सभ्यता जो अपेक्षा कर रही है, उन चीज़ों में वापस बदलाव आ सकता है, और चीज़ें उस तरह से आज के आधुनिक दौर में उच्च तकनीकी के साथ में हम चरम उत्कर्ष हासिल कर सकते हैं। शिक्षकों की भूमिका उस स्वरूप की नहीं रही है, ये बदल गई है। आज आर्थिक पहलू भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, और उसने जो है इस परिप्रेक्ष्य को बदल के रख दिया है। शिक्षण संस्थानों की जो मुखिया की भूमिका है वो आज ऐसी नहीं है। आज ये व्यवसाय का एक हिस्सा है, ये पैसे वाले लोगों के द्वारा संचालित होने वाली एक व्यवस्था है। हालांकि उसकी कुछ ज़रूरतों पर, कुछ मामलों में आवश्यकता भी है, परंतु फिर भी उसको एक शिक्षाविद ही होना चाहिए जो तमाम तरह के ऐसे शिक्षण संस्थानों का संचालन करते हैं या कर रहे हैं। तो अगर हम शिक्षक दिवस पर ये समझना चाहते हैं कि भारत में शिक्षा की स्थिति, शिक्षकों की भूमिका और हमारे देश की जो विकास की जो आवश्यकता है उसमें इनका रोल कैसा है, तो इन चीज़ों के बदले हुए स्वरूप को भी हमें समझना आवश्यक है कि ये क्या बदलाव हो चुका है। जब हम विश्व व्यवस्था में देखते हैं और प्राचीन समय से लेकर आज तक कि शिक्षक की किस तरह की भूमिका पूरे इतिहास में भरी पड़ी है, तो अगर हम देखेंगे, चाहे हम पश्चिम का इतिहास देखें या चाहे एशिया का इतिहास देखें, दक्षिण एशिया की भूमिका देखें, शिक्षकों ने ही ऐसे महान लोगों को जो है तैयार किया है जिन्होंने विश्व भर में अपनी छाप छोड़ी है। अगर हम जो है पश्चिम में जाएंगे तो हमने एक महान शासक के बारे में सुना है, सिकंदर, अलेक्जेंडर। सिकंदर महान को कौन नहीं जानता, पूरे इतिहास में उसका उल्लेख है और भारत में तो है ही। इस सिकंदर को इस महान स्थिति में कौन लेकर आया? निश्चित रूप से उसके गुरु। अगर ये अरस्तु नहीं होते तो इस तरह के महान योद्धा, महान शासक और जिनके अंदर असीमित धैर्य, असीमित आत्मविश्वास, असीमित लक्ष्यों को पाने का जो जुनून था वो कहाँ से आया? अर्थात किसी ने उन्हें पिरोया है, किसी ने उन्हें संवारा है, ऐसे विचार दिए हैं, ऐसी भावनाएं दी हैं, ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसी जो है एक प्रेरणा दी है जिससे इस तरह की महान विभूतियां पैदा हो गई हैं। और वही चीज़ अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत में भी ऐसे महान शिक्षक हुए हैं। कौटिल्य है, या फिर हम उनको विष्णुगुप्त बोलें, या फिर हम उन्हें चाणक्य बोलें, और ऐसे ही महान शिक्षकों के दिशा निर्देश में भारत में पहला
राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण भी हुआ। अर्थात मौर्य साम्राज्य बना जिसने पूरे देश को एकत्रित किया, अलग अलग बटे हुए भागों को, और सिर्फ एकत्रित नहीं किया, पश्चिम की इस महान शासकों को पराजित भी किया। अर्थात सिकंदर के जो अगले जो शासक थे सेलुकस, उन्हें पराजित भी किया था इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके दिशा निर्देश में। अर्थात हम ये चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं कि महान शिक्षकों के द्वारा ही महान सामाजिक नागरिकों की उत्पत्ति होती है, उत्थान होता है। तो किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि शिक्षक की भूमिका, शिक्षकों का महत्व किस तरह से जो आंकलन किया जाए। और अगर ऐसे शिक्षक भी नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसे महान लोगों का आना, व्यक्ति शरीर से महान नहीं है, व्यक्ति विचारों से महान है, सोच से महान है, धैर्य से महान है और इच्छा शक्ति से महान है। और वो जो तमाम बातें हैं वो शिक्षा के माध्यम से आती हैं, और इस शिक्षा के माध्यम से आने वाली चीज़ें शिक्षक के द्वारा ही प्रेरित की जाती हैं। तो हम इन महान शिक्षकों का रोल देख सकते हैं। संत कबीर ने ऐसे ही नहीं कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। अर्थात शिक्षक और भगवान अगर दोनों साथ में हैं तो कबीर कह रहे हैं कि मुझे पहले शिक्षक के पैर पड़ना है, छूना है, क्योंकि वही मुझे मार्ग बताएंगे कि मुझे गोविंद यानी भगवान तक कैसे पहुंचना है। आज के दौर में अगर हम ये कहें कि चाहे वो छोटी सी छोटी प्रतिस्पर्धा हो, नौकरी हासिल करना हो, या फिर आज के सामाजिक परिवेश में एक सफल आदमी बनना हो, तो इन तमाम चीज़ों के लिए शिक्षा आवश्यक है। और वो शिक्षा एक सक्षम सबल शिक्षक ही दे सकता है। तो ऐसी विश्व व्यवस्था भी वापस आ सकती है और स्थापित होती है। महान देशों की स्थापना महान नागरिकों से होती है, और महान नागरिकों का जो आना होता है, बनना होता है, वो निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से होता है। तो शिक्षक की भूमिका हम इस तरह से देख सकते हैं। भारत में अगर हम बात करें कि शिक्षकों की स्थिति क्या है, या फिर हम ये कहें कि भारत के शिक्षकों की साख क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो हम ये कहेंगे कि शिक्षकों का जो सम्मान है वो निश्चित रूप से दो तरह से तैयार होता है। एक, सामाजिक व्यवस्था या हमारी शासन प्रणाली निर्धारित करती है, और दूसरा शिक्षकों के कर्मों के द्वारा स्वयं उनके लिए एक सम्मान स्थापित हो जाता है। तो पद के अनुसार स्थिति क्या है, आजीविका के अनुसार स्थिति क्या है, और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार स्थिति क्या है। हम जब बात करते हैं कि जो सम्मान है शिक्षक के लिए और तब वो अपनी भूमिका समाज में निभाता है, तो एक हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा निर्धारित किया गया है, और दूसरा शिक्षक के स्वयं के कर्मों के द्वारा, स्वयं के कार्यों के द्वारा, स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा भी हासिल हो सकता है। तो एक शिक्षक की कार्य पद्धति कैसी है, उसका समर्पण कैसा है, स्वयं को उसने अपने एक आदर्श के रूप में कैसे स्थापित किया है, और वो दूसरों के लिए कितना प्रेरणादायी है, इन तमाम चीज़ों से शिक्षक के लिए सम्मान स्थापित होता है। और दूसरा हो गया है कि ये व्यवस्था क्या है। हम भारत में जब शिक्षक की भूमिका और इस पूरे पहलू का आंकलन करते हैं तो कई सारे आंकड़े इन बातों को और प्रमाणित करते हैं कि आज शिक्षक की वास्तविक वो भूमिका वैसी नहीं है जैसे अपेक्षा समाज कर रहा है। जैसे 2012 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उनका एक कथन आया था, ये JS वर्मा थे। उनका कहना था उस दौर में कि भारत में लगभग 10,000 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान ऐसे हैं
जो सिर्फ डिग्री बांटने का काम करते हैं, अर्थात उनका गुणवत्ता युक्त शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, न संस्कारों को देने से उनका लेना देना है, अर्थात तो सिर्फ डिग्री बांटने के लिए, अर्थात सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है बन रहे हैं। और निश्चित रूप से जो ऐसे संस्थान होंगे उसमें किस प्रकार के शिक्षक होंगे। उत्तराखंड में पिछले कई महीनों से हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी डिग्रियों से नौकरियों पे लगे हैं, कईयों को हटाया भी जा रहा है, कईयों पर अभी जांच भी चल रही है। ये तमाम बातें क्या बताती हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो ये पूरा महकमा है, इसके अंदर कई सारी खामियां भी हैं, कई सारी खूबियां भी हैं जिसके कारण ये चल भी रहा है, परंतु कई सारी खामियां भी हैं जिन्हें हटाना आवश्यक है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पहलू पर वापस बात आती है कि भारत में ऐसे बतेरे शिक्षण संस्थान हैं जो सिर्फ डिग्रियों से ही संबंधित हैं या फिर सर्टिफिकेट देने तक ही सीमित हैं। इनमें कई तरह से सुधार की आवश्यकता है और उसके उपरांत ये बदलाव हो रहा है। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया आदेश जारी किया है कि भारत में जो बेसिक स्कूलों में जो टीचर हैं उन्हें जो है टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा, अर्थात एक ऐसा टेस्ट जिससे शिक्षकों के अंदर शैक्षिक अभिरुचि की जानकारी कितनी है, और वो अति आवश्यक है। जब छोटे बच्चों को एक शिक्षक को पढ़ाना होता है तो उसको जो है बाल विकास का बखूबी ज्ञान होना चाहिए, उसे पैडागोगी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और शिक्षा की जो प्रणालियां हैं, किस माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ाया जाना चाहिए, क्या क्या कदम उसके होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शिक्षा का जब हम शुरुआत से लेकर के हायर एजुकेशन तक का डेवलपमेंट देखते हैं तो हम उसको फेज में बांटते हैं कि एक जो है स्मृति स्तर की पढ़ाई होती है छोटी क्लास के अंदर, फिर जो है दूसरा स्तर जो है समझ के स्तर का होता है, तीसरा स्तर उसमें प्रतिक्रिया का आता है, हम उसे कहते हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिना बाल विकास की समझ के किया नहीं जा सकता है, और इस तरह से फिर बच्चों को वो संस्कार, वो विशेषताएं, वो चीज़ें नहीं हो से। शिक्षा एक तरफा कार्य नहीं है, अर्थात जिसको जो है सिर्फ एक तरफ से उड़ेला जाए और विद्यार्थी उसे पकड़ ले। ये इंटरैक्टिव रिएक्शन है, इंटरैक्टिव काम है, दो तरफा चलने वाली क्रिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे योग्य और सक्षम शिक्षकों का होना आवश्यक है। तो भारत में ऐसे बदलाव की आवश्यकता है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से जाएंगे, अभी भी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 56% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं। और ये जो इतना बड़ा परसेंटेज है, इसमें कुछ अच्छे स्कूल भी हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हम देखते हैं, या फिर जो है नवोदय विद्यालय देखते हैं, या फिर पीएम श्री विद्यालय देखते हैं, परंतु ये तो हमने फिल्टर करके कुछ बना दिए हैं। बाकी सारे में क्या है? तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि सिर्फ चंद नहीं बल्कि सभी विद्यालयों में उस प्रकार की क्षमतावान शिक्षा होनी चाहिए ताकि अच्छे हों। इसके साथ साथ में एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि ये जो 56% विद्यार्थी जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, ये वो लोग हैं अधिकतर जो प्राइवेट में जाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अर्थात आर्थिक कारण या कुछ और कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये सरकार प्राइवेट में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो ये भी प्रेफर करते कि सरकारी में जाए। अर्थात ये सोचनीय विषय है कि ऐसा क्यों है, जबकि सबसे योग्य क्वालिफाइड टीचर सरकारी स्कूल के अंदर आता है। जो भारत में जो कंपटीशन के मानक हैं या फिर जो चयन के मानक हैं या सैलरी के मानक है, उसके हिसाब से सबसे योग्य सक्षम शिक्षक सरकारी व्यवस्था में आता है, और जो नहीं आ पाते हैं वो प्राइवेट में चले जाते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो ये सोचनीय विषय है, और इसलिए चर्चा शिक्षक दिवस पर इस पे होनी चाहिए कि ये आवश्यकता है।
कमी क्या है, क्या कमी होगी जब क्वालिफाइड आदमी आ रखा है इसके अंदर, तो कमी क्या है? अर्थात यहाँ पर जो है एक व्यवस्था का विकास हो चुका है, और ये व्यवस्था एक दिन में नहीं बल्कि इसको कई लंबा दौर लग गया है। तो निजी शिक्षा के प्रति एक आकर्षण आ गया है, और वो निजी शिक्षा के प्रति आकर्षण के साथ में एक सोच विकसित हो गई है, एक अवधारणा विकसित हो गई है, और फिर प्रत्येक अभिभावक जो निजी संस्थानों में पढ़ाने में सक्षम है वो भेज रहा है। शहरों में स्थिति ज़्यादा भयावह है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्शन अभी उतने नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा भी चले। 2025 में भारत सरकार ने एक सर्वे कराया, यानी अभी कुछ दिन पहले आए सर्वे, और इस सर्वे में ये बताया गया कि लगभग 33% विद्यार्थी जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये 33% विद्यार्थी, 33% विद्यार्थी कंप्लीट ढंग से कोचिंगों पर निर्भर हैं। अर्थात ये स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में तैयारी कर रहे हैं। यानी इतना लंबा चौड़ा स्कूल खुला हुआ है, इतने सारे टीचर्स लगे हुए हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी जो है ये बच्चे कोचिंग संस्थानों में जा कर के अपने को तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय विषय है कि ये क्यों है और क्या किस तरह की कमी है, और इस तरह से जो है शिक्षा व्यवस्था किस तरफ जा रही है। किसी भी देश, ये सारे पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि एक देश का निर्माण एक शिक्षक के ही द्वारा होता है, उसकी भूमिका सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। जितना भी जो है विकास एक देश के अंदर होना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वैज्ञानिक बनाने हैं, समाज सेवक बनाने हैं, नेता बनाने हैं, प्रशासक बनाने हैं और सामान्य नागरिक बनाने हैं, शिक्षक की भूमिका इन तमाम चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब हम राष्ट्र विकास की बात करते हैं तो शिक्षक की भूमिका सबसे ऊपर होती है। और इस राष्ट्र विकास में अगर हम एक उदाहरण समझना चाहते हैं तो इस उदाहरण में जापान से बेहतर उदाहरण नहीं है। जापान जो आज विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, परंतु यही जापान 80 साल पहले पूरी तरह से ध्वस्त अर्थव्यवस्था थी। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और 1945 में अमेरिका जो है जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बमों को गिराता है और ये दोनों बड़े शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं और बाकी पूरा जापान क्राइसिस में आ जाता है। और उस क्राइसिस वाले जापान में आज जो चीज़ है या जो उसने हासिल किया है उसके पीछे की कहानी हमें सबसे प्रेरित करने वाली कहानी होगी, और वो कहानी निश्चित रूप से वापस शिक्षक की ही है। तो इस जापान ने जो है पुनर्निर्माण को हासिल किया। पुनर्निर्माण यानी उसने अपने आप को रिस्टैब्लिश किया, और इस पुनर्निर्माण में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम जापान के लोगों की कुछ विशेषताएं देखते हैं, जैसे उनमें अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता होती है लाजवाब, यानी बिल्कुल 100% डिटरमाइंड। ये जो प्रतिबद्धता है कैसे आई? ये जो गुण है ये स्वतः विकसित नहीं होता है, बल्कि इसके शिक्षा के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, माहौल के द्वारा, परिवेश के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा स्थापित किया जाता है किसी में। तो ये जो प्रतिबद्धता का गुण है ये कहाँ से आया? निश्चित रूप से शिक्षकों के द्वारा। समय की पाबंदी, जापान के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कार्य के लिए 1 मिनट भी लेट नहीं होते हैं। ऑफिस 10 बजे तो 10 बजे से पहले ऑफिस में होगा। स्कूल अगर जो है 9 बजे तो 9 बजे ही स्कूल में होगा। अर्थात सभी लोगों में समय की बड़ी पाबंदी है, और ये किसी को दबाव, डरा धमका करके नहीं आ सकती है। ये एक तरह का आचरण वाला गुण है, और ये भी शिक्षा के द्वारा ही। कार्य संस्कृति, काम के लिए डेडिकेट, अपने कामों में मशगूल
कहीं किसी दूसरी जगह जो है ध्यान नहीं, बिल्कुल समर्पण। ये आत्मसम्मान, हम जापानी हैं, हम भारतीय हैं, हम उत्तराखंडी हैं, हम ये हैं, ये जो आत्मसम्मान वाला गुण होता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारत के कि भारतीयों को भारत में बने हुए उत्पादों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका के साथ एक संघर्ष में हैं। अमेरिका हमारे सामानों पर 50% अधिक टैक्स लगा रहा है ताकि भारत का सामान अमेरिका में न जा पाए। अब हमारे को आत्मसम्मान वाली बात करनी है, कैसे लाएं? तो जापानियों में कूट कूट के भरा है अपनी चीज, अपना देश, अपना राज्य, और वो चीजें उन्हें मजबूत भी बनाती हैं। और उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी है, चाहे नेता की जिम्मेदारी है, चाहे प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी है, चाहे शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी है, चाहे वैज्ञानिक के रूप में जिम्मेदारी है, बखूबी निभाना। ये जो तमाम विशेषताएं इन जापानियों के पास हैं, इनको किसने इनके अंदर जो है किसने इनके अंतर्गत इन चीजों को एक अंकुर के रूप में पैदा किया? एक छोटा सा विचार एक बट वृक्ष के रूप में कैसे बना? तो निश्चित रूप से ये वहाँ के कर्णधार शिक्षक ही हैं जिन्होंने इस जापान को इस स्थिति में लाकर कर दिया। और आज वही जापान, जिस जापान को 1949 में अमेरिका का $1 390 येन पे मिलता था, वो आज बराबरी पे आ गए हैं। यानी जापान ने 390 गुना तरक्की की इन पिछले 80 सालों में, और वो बराबर की भूमिका में आ गया है। तो ये जो सभी कुछ हुआ है, ये शिक्षक और शिक्षकों की भूमिका है। और इन प्रेरणाओं ने उस देश में जो है बड़े बड़े शोधशालाएं बना दिए, बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, बड़े बड़े प्रशासनिक कार्यालय बना दिए, और सब कुछ ऐसा बन गया जो एक आदर्श के रूप में आ गया। तो हम जापान को देख रहे हैं कि 1945 में जापान ऐसे खंडर के रूप में आ गया था, जहां पर जो है भूखमरी थी, जहां पर जो है गरीबी थी, जहां पर बीमारियां थी, जहां पर सब कुछ समस्या के रूप में था। और यहां हम कह रहे हैं कि 1949 में एक अमेरिका का $1 390 येन का था, 390 येन का। और अब जब हम आज बात करते हैं तो आज एक अमेरिकी डॉलर और एक जापानी येन लगभग बराबर पे आ गए, अर्थात एक एक रुपए में हिसाब हो रहा है। हम अभी भी 100 रुपए पीछे चल रहे हैं। अमेरिका का $1, अमेरिका का $1 हमारे 100 रुपए के बराबर बैठता है। हम भी अगर तरक्की करें तो हम भी जो है एक दिन अमेरिका का $1 भारत के $1 के बराबर बना सकते हैं। और इसके लिए वही चीज जो जापानियों के अंदर कूट कूट के भरी है। तो शिक्षा, शिक्षण इस तरह की प्रवृत्ति ला सकती है, और इसी ने इस जापान को आज ऐसा बना दिया है। ये एक ऐसी स्थिति वाला देश बन गया है, और विश्व का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। हम भी जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु हमें बहुत कुछ अभी और हासिल करना है। तो एक शिक्षक दिवस में ये तुलना हमें और व्यवहारिक बना सकती है, व्यवस्था में सुधार कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक की भूमिका है, जीवन को सही दिशा देना, पुस्तक ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार देना, अनुशासन और चरित्र निर्माण भी इन्हीं शिक्षा के द्वारा होता है। और ये तभी है जब जो है शिक्षक इस तरह की भूमिका निभाए। दयालुता का पाठ, धैर्य का पाठ, ये सभी चीजें एक शिक्षक के द्वारा ही किसी नागरिक के अंदर लाई जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सर्वगुण संपन्न नागरिक शिक्षा और शिक्षक के द्वारा ही संभव है। विश्व में ऐसे देश भी हैं जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है। ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर आज अपराध लगभग शून्य के बराबर है, जहां पर कैपिटल पनिशमेंट होती नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, गुंडागर्दी नहीं होती है, ये रोड ट्रैफिक वायलेशन नहीं होता है। अर्थात वहाँ ऐसे नागरिक आ गए हैं, ऐसे सिटीजन्स आ गए हैं जो सभी चीज़ों को
एक सभ्य नागरिक के रूप में जो है संचालित होने देते हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो पाता है। भारत में ऐसा अभी होना बहुत बाकी है। और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को भविष्य के लिए अनुकूल बनाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि भारत ने जो है तरक्की नहीं की, या भारत में अच्छे शिक्षक नहीं हुए, या शिक्षा व्यवस्था पीछे से अच्छी नहीं हुई। उसको हम चित्रों के माध्यम से कंपेयर कर सकते हैं कि 1947 का भारत लगभग इस तरह का था, ये 1947 की स्थिति है। और 2025 में जब हम बात करते हैं तो इस तरह का भारत भी है। अर्थात काफ़ी कुछ हासिल हुआ है, परंतु बहुत कुछ हासिल होना बाकी है, क्योंकि भारत 1945 में किसी बम से प्रभावित नहीं हुआ था। न कोई परमाणु बम यहाँ पड़ा था, जापान पे पड़ा था, परंतु उसने अपने आप को बहुत संवारा है, बहुत बेहतर बनाया है। भारत के पास आज की डेट में विश्व की सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है। इस युवा शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल, और जो तमाम खराब व्यवस्था है भारत में, अच्छी के अलावा खराब में क्या होते हैं, खराब लीडरशिप हो सकती है, प्रशासक हो सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों में सुधार अगर होना है तो शिक्षा और शिक्षकों के माध्यम, परिणाम अभी नहीं आएगा, परंतु आज शुरुआत होगी। तो 2047 जो भारत का लक्ष्य है कि भारत एक विकसित देश बन जाएगा, एक ऐसा देश जहां अपराध नहीं होगा, जहां ट्रैफिक वायलेशन नहीं होगा, जहां चोरी डकैती नहीं होगी, जहां पर लोगों के पास सक्षम साधन होंगे जीवन को संचालित करने के लिए। और वो भी तभी होगा जब आज शिक्षक, शिक्षा इस तरह की फाउंडेशन को शुरुआत करेगा, और अगले कुछ सालों में उसके परिणाम मिलने शुरू होंगे, बड़े बड़े अस्पतालों के रूप में, बड़ी बड़ी मशीनरी के रूप में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के रूप में, बड़ी बड़ी सड़कों के रूप में, और उच्च और सबल विचारों के रूप में। तो ये है भारत में शिक्षक दिवस के परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी चर्चा। तो एकलव्य आर्ट्स एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। संस्थान में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज के लिए, जैसे IAS है, PCS है, जुडिशियरी है, UGC नेट है, बैंकिंग है, या फिर जो राज्य के छोटे परीक्षाएं होती हैं, SSC हैं, इन तमाम के लिए के कक्षाएं संचालित हो रही हैं, और सभी लोग संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं और हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।